वेलकम टू मीना क्लासेस। तो कल की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक उत्तर वैदिक काल, यानी कि हमारा जो कि उत्तर वैदिक का टॉपिक है वो हमारा पूरा हो गया है। अब आज की क्लास में हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे महाजनपद काल। अगली हेडिंग है हमारी महाजनपद काल। महाजनपद काल हमने देखा था कि पिछला टॉपिक था हमारा उत्तर वैदिक काल। अब आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल चुका है और इसका जो कि क्विज है वो भी आपकी टेलीग्राम पर चल रही है, जो कि टेलीग्राम की लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आपका जितना भी पीछे का टॉपिक हो गया है, अब आपको संडे को यानी कल आपकी जो कि एक मैराथन क्लास लगेगी सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और आपके उत्तर वैदिक काल तक आपकी पूरी की पूरी एक मैराथन क्लास लगेगी, जिनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का आ गया और आपके वैदिक साहित्य का आ गया और आपके वैदिक काल का भी, उत्तर वैदिक काल का भी। ये 5 टॉपिक है जो कि आपकी कल की मैराथन क्लास में आपके लगेंगे। अब हम आज एक नए टॉपिक पे आते हैं, महाजनपद काल। महाजनपद काल है, महाजनपद काल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद का टॉपिक पहले हम पढ़ेंगे, जो कि महाजनपद आपके 16 होते हैं। फिर हम आते हैं 2 नंबर टॉपिक पे। 2 नंबर टॉपिक होगा हमारा मगध का उत्थान। ये मगध क्या है? मगध भी एक महाजनपद है जो कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। तो हम देखेंगे कि मगध का उत्थान कैसे हुआ था, ये हमारा टॉपिक है। फिर एक धार्मिक क्रांति आई, उसके बारे में देखेंगे, वो कैसी है वो भी देखेंगे। धार्मिक क्रांति में हम 2 क्रांतियां पढ़ेंगे, पहली बौद्ध धर्म की क्रांति और दूसरी जैन धर्म की क्रांति। ये सबसे बड़े धर्म की क्रांति पढ़ेंगे, यानी धार्मिक क्रांति में हम 2 धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनमें कौन कौन सी क्रांतियां हैं, ये टॉपिक हो गया। फिर हमारा जो कि भारत में आपका जो कि पहला आक्रमण, यानी ईरान का आक्रमण या फ्रांस का आक्रमण, ईरान या फ्रांस आक्रमण। ईरान के बाद में यानी फ्रांस के बाद में आक्रमण किसने किया? ग्रीक ने। तो 5वां टॉपिक रहेगा हमारा ग्रीक का आक्रमण। टोटल मिला के हम जो कि महाजनपद काल में ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला आपके 16 जनपद कौन कौन से उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो आपका मगध। मगध का उत्थान कैसे हुआ था? जब महाजनपदों का विकास हुआ तो ये आपस में जो कि लड़ भिड़ रहे थे, तब मगध सबसे शक्तिशाली था और इसका उत्थान कैसे हुआ वो हम देखेंगे। जब महाजनपद आपस में लड़ भिड़ रहे थे तब कहीं ना कहीं आपको इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में आया। तो फिर हम धार्मिक क्रांति हुई, जिसमें 2 धार्मिक क्रांति, वैसे तो जो कि 63 धार्मिक क्रांति हुई। सबसे बड़ी क्रांति हमारी 2 ही है, बौद्ध क्रांति और जैन क्रांति। बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, आखिर 1-2 छोटे छोटे हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है आपकी 4 नंबर पर भारत का जो कि पहला आक्रमण, फ्रांस का आक्रमण या ईरान का आक्रमण। 5वां है आपका ग्रीक आक्रमण। यानी कि इन 5 टॉपिकों में हम जनपद में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं हमारा जनपद का। पहला टॉपिक है हमारा जनपद का। जनपद कितने होते हैं? 16 होते हैं। पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो ये महाजनपद, ये जो कि दूसरी नगरीय सभ्यता थी, यानी द्वितीय नगरीय सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी। और जो कि महाजनपद का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय में, खुद्दक निकाय, और तीसरा है आपका भगवती सूत्र। यानी इन तीनों से हमें जो कि महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये जो कि बौद्ध धर्म का यानी बौद्ध साहित्य का पार्ट है।
ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और आपके भगवती सूत्र है, ये जैन साहित्य के अंदर आते हैं, जैन साहित्य के अंदर आते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म से हमें कौन कौन से, एक अमूतर निकाय और खुद्दक निकाय से महाजनपद की जानकारी मिलती है, और जैन साहित्य से हमें भगवती सूत्र के महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं महाजनपद। महाजनपद है जो कि 16 होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से महाजनपद होते हैं। महाजनपद कौन कौन से होते हैं? पहला महाजनपद देखते हैं हम, पांचाल, कुरु, अंग, मगध, वज्जीसंग, मलसंग और वत्स, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, अस्मिक, पांचाल, मगध, कुरु, वज्जीसंग, मलसंग, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, अस्मिक, चेदी, अंग, गांधार, कंबोज, गांधार, कुरु, अंग, मगध, वत्स, कौशल, अवंतिक, अस्मिक और काशी। तो ये कुछ आपके जो कि महाजनपद थे, जैसे कि कितने हो गए आपके, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि आपके ये 16 महाजनपद हैं, ये आपके पूरे हो गए। अब एक बार इनको जो कि एक बार ध्यान दे लेना, इसमें आपको जो कि पूछ भी ले कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है, वाकई उसमें से कोई पूछने जैसी कोई बात नहीं है। पंचाल, कुरु, अंग, मगध, वज्जीसंग, मलसंग, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, अवंतिक, चेदी, अंग, गांधार, कंबोज और काशी, ये आपके जो कि 16 महाजनपद है। एक बार इनको आप दिमाग में रख लेना, क्या पता आ ही जाए। तो ये हमारा जो कि पहला महाजनपद का टॉपिक है, इसको हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में हमारे जानने योग्य इतनी ही बातें थी। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। दूसरा टॉपिक है हमारा मगध का उत्थान। दूसरा टॉपिक है हमारा मगध का उत्थान। मगध का उत्थान ये क्या कहता है, जब हमारे जो कि 16 महाजनपद बन गए थे, तब ये आपस में लड़ भिड़ रहे थे। यानी मगध के उत्थान के समय, यानी 1000 BC के आसपास लोहे का जो कि विकास भी हो गया था, तब इनके पास हथियार वगैरह भी आ गए थे। तो ये एक प्रकार से ये महाजनपद है जो कि आपस में लड़ते थे। उनमें से एक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महाजनपद था आपका मगध। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसका उत्थान कैसे हुआ, यानी कि ये विकसित कैसे हुआ, जो कि मगध का क्षेत्र है, आज हम कह सकते हैं बिहार का क्षेत्र, बिहार है, इसको प्राचीन काल में मगध कहते थे। उत्थान कैसे हुआ, पहला तो आपका भौगोलिक कारण। अब इसमें भौगोलिक कारण कौन कौन से, जैसे कि मगध की भूमि है वो बड़ी उपजाऊ है, वहां से होकर नदियां गुजरती हैं, जो कि सिंचाई के काम में भी आ सकती है, या वो नौकायन में भी काम में आ सकती है, पेयजल के लिए और कहीं भी काम में आ सकती है ये। और यहाँ पे जो कि वन संगमता है वो दिख पाई जाती है। यहाँ पे मगध में वन दिख पाई जाती है, तो वनों में जानवर भी होंगे, जैसे कि आप हाथी मान लो, तो वो वजन ढोने के भी काम आए, और भी कुछ हाथी काम में आ सकते हैं। तो ये कुछ भौगोलिक कारण थे, इनको लिखते हैं। पहला कि जो कि भूमि थी वो उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ थी, और भूमि उपजाऊ थी, यहां से नदियों का प्रवाह है,
नदियों का प्रवाह है और वन संघनता अधिक है। वन संघनता अधिक है तो वन में ओबियसली बात है हाथी मान लो, तो ये एक तो आपके वजन ढोने के काम आता, और ये कुछ जो कि मगध के उत्थान की प्रमुख विशेषता थी, जैसे कि भूमि उपजाऊ थी, नदियों का प्रवाह था। नदियां किसके काम आ सकती है? या तो आपके सिंचाई में काम में आ सकती हैं या आपके नौकायान के लिए काम में आ सकती हैं। इन कारणों से जो कि मगध का उत्थान हुआ। फिर हम और देखते हैं कि इनका पहला शासक था वो था बिंदुसार। अब हम थोड़ा इनकी जो कि राजनीतिक स्थिति के बारे में भी देख लेते हैं, राजनीतिक शासन कौन कौन से थे इनके, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला है हमारा जो कि मगध के उत्थान, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पहला राजनीतिक शासन में हम देखते हैं बिंबिसार को। बिंबिसार, पहले आप ये देखो कि इस मगध का जो कि पहला शासक था वो कौन था, मगध की स्थापना किसने की, वो थी आपके वृहदर्थ। ये जो थे ये आपके मगध के संस्थापक थे और मगध को जो कि पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी शासक मान लो, बिंदुसार मान लो, इनके बेटे थे अज्ञातशत्रु, उसने अपने पिता की यानी बिंदुसार की हत्या कर दी। इस प्रकार कोई भी राजा बना वो अपने बाप को मार के बना, यानी अपने पिता की हत्या करके फिर वो राजा बना, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। और मगध के संस्थापक थे वो थे वृहदर्थ। अब हम देखते हैं पहला शासक, हम देखते हैं बिंदुसार। ये दो लाइनें आप ऐड कर लेना कि मगध का संस्थापक वृहदर्थ और इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब पहला शासक हम देखते हैं बिंदुसार या बिंबिसार। बिंबिसार में हम देखते हैं कि इनके बेटे थे जिनका नाम था, इनका एक नाम था क्षेत्रोजस, इनका जो कि प्रसिद्ध नाम था, और इनके बेटे का नाम था अज्ञातशत्रु। बेटे थे इनके अज्ञातशत्रु, ये इनके बेटे थे। फिर हम देखते हैं कि बिंबिसार पहले के राजा महाराजा के समय एक ये प्रचलन था कि वो एक से ज्यादा रानियां रख सकता है। तो अब हम देखते हैं बिंदुसार ने कहां कहां पर शादियां की। पहले हम देखते हैं कौशल में, एक महाजनपद है, कौशल की राजकुमारी थी कौशला देवी। एक तो इन्होंने कौशला देवी से विवाह किया। कौशला देवी के भाई थे प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत ने बिंबिसार को कौशल जो कि दहेज में दे दिया। ये भी हम देखते हैं प्रसन्नजीत ने, ये कौशला देवी की भाई है, प्रसन्नजीत ने कौशल को दहेज में दे दिया, कौशल को दहेज में दे दिया। यानी कि इन बातों से हमें पता चलता है कि इनमें जो कि दहेज प्रथा वो चालू हो गई, स्टार्टिंग हो गई इनकी दहेज प्रथा। और इन्होंने किन किन से विवाह किया? और आपकी जो कि मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा देवी से इन्होंने विवाह किया। क्षेमा देवी, या इसे खेमा देवी भी कह सकते हो आप, दूसरा नाम है इनका खेमा देवी। और इन्होंने विवाह किया वज्जीसन की राजकुमारी से। वज्जीसन की राजकुमारी
वज्जीसंघ की राजकुमारी चेनाना से विवाह किया, चेनाना से विवाह किया। यानी कि हमें इनका उससे यानी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने 3 क्षेत्रों से राजकुमारी का विवाह किया। पहला कौशल, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका वज्जीसंघ। यानी तीनों ही महान जनपद थे। इन तीनों की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। और जो इनके बेटे थे अज्ञातशत्रु, इनकी हत्या की थी। यानी कि प्रश्न अज्ञातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, इसलिए ये पितृहंता वंश है। और हम देखते हैं कि इनके एक सेवक थे जिनका नाम है जीवक। ये भी हमें जानकारी मिलती है। जीवक है जो कि प्रदोत गया। प्रदोत क्यों? ये जो कि प्रदोत गया, प्रदोत के राजा थे, उनकी तबीयत खराब थी, तब जो कि बिंबिसार ने मगध के शासन जीवक को प्रदोत के दरबार में भेजा। प्रदोत के दरबार में भेजा। ये एक चिकित्सक शासक था, यानी ये एक चिकित्सक सेवक था। ये एक चिकित्सक सेवक था जो कि प्रदोत की यानी कि शासक थे। प्रदोत, इनकी तबीयत खराब थी, तब इन्होंने प्रदोत को यानी बिंबिसार ने जीवक को प्रदोत के दरबार में भेजा। और इनकी हत्या भी इनके बेटे ने की, अज्ञातशत्रु। ये भी लाइन लिखते। नेक्स्ट लाइन लिखते, अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। इसलिए तो ये पितृहंता वंश है। तो अब हम पढ़ेंगे, अगला शासक पढ़ेंगे हम अज्ञातशत्रु। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? महाजनपद काल में हम जो कि महाजनपदों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। और हमने क्या देखा? मगध के शासक यानी मगध का उत्थान देखा। फिर हम अगली क्लास में देखेंगे धार्मिक क्रांति, यानी धार्मिक रिवोल्यूशन कौन कौन सा है। 2 सबसे बड़े हैं, बौद्ध क्रांति और जैन क्रांति। फिर हम देखेंगे ईरान और फारस का आक्रमण। फिर हम और देखेंगे ग्रीक का आक्रमण। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको ये टॉपिक हमारा महाजनपद काल का पूरा हो जाएगा, तब आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और इसकी क्विज भी मिलेगी। एक बार और कहती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।